दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत चुकी है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है, स्वयं अपना सीट वो भवानीपुर से हार चुकी हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चुनाव के बाद आखिरकार ममता बनर्जी ने ऐसा क्या माहौल बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब संविधान सभा में इन सब चीजों पर चर्चा चल रही थी तो उस समय भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो देखिए, ममता बनर्जी ने चुनाव के हार के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने तमाम तरह के आरोप लगाए, वही एज इट इज जो इतने दिनों से चल रहा था कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ चुनाव आयोग ने मिलकर मुझे इस चुनाव में हराया है। मैं चुनाव हारी नहीं हूं, हराया गया है। तो उसके बाद एक पत्रकार महोदय थे, उन्होंने पूछा कि जब आप चुनाव हारेंगी, हार ही गई हैं, तो अब आप राज्य भवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा किस दिन देंगी? तो वो कहती है मैं चुनाव हारी कहाँ हूं, मुझे तो चुनाव हराया गया है और मैं राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा नहीं दूंगी और मुझसे जबरदस्ती को इस्तीफा ले नहीं सकता है। दोस्तों ऐसा जब ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट जब दिया तो पूरे मीडिया जगत में हलचल मच गया। सब लोग सोचते रह गए कि अब ममता बनर्जी अब ये कौन सा खेला खेलने जा रही है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि जब से ममता बनर्जी हारी है तब से ममता बनर्जी को समस्त हारे हुए लोगों का फोन आ रहा है। सबसे पहला फोन आया है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का आप एक्स पर जाकर पोस्ट देखिए। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके कहा था कि अगर ममता बनर्जी ठीक से शासन चलाती, पोलराइजेशन की शासन नहीं करती और ढंग से सरकार चलाई होती तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का स्कोप नहीं खुलता, बीजेपी नहीं आती। उसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता की पश्चिम बंगाल में हत्या की तो उस समय राहुल गांधी ने फिर एक्स पर पोस्ट लिखा कि ममता बनर्जी के गुंडे ने ऐसा किया है, हमारे कार्यकर्ता की हत्या की है, बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, पूरा प्रशासन फेल है, भ्रष्टाचार है, तमाम तरह की बातें की और अपने कार्यकर्ताओं से ममता बनर्जी को हराने की अपील भी की। और जब उनके कार्यकर्ता मेनली मुस्लिम ही है ना, तो जब मुसलमानों ने मिलकर ममता बनर्जी को हरा दिया तब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये वोट चोरी से बीजेपी जीती है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 100 सीटें जो हैं इलेक्शन कमीशन की सहयोग से बीजेपी ने लूटा है और राहुल गांधी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि ये वोट चोरी से बीजेपी जीते हैं। राहुल गांधी एक्स पर एक और पोस्ट लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि आज कांग्रेस के कुछ जो सदस्य हैं, कुछ मेंबर्स जो ममता बनर्जी की इस हार पर खुश हो रहे हैं, एक्चुअली उन्हें समझना चाहिए कल को हमारा भी दिन आ सकता है ऐसा। अरे तो आपका दिन तो बहुत दिन से खराब चल रहा है, आप चुनाव हारते जा रहे हैं। ये 95 सिर्फ आप एक केरला में जीते हैं, तो 95 पहले हार चुके थे, अब हो चुके हैं 99। केरला ने आपकी इज्जत बचा ली, नहीं तो शतक लग गया होता। तो ममता बनर्जी को राहुल गांधी ने फोन किया और उन्हें हारने पर सांत्वना दी कि ममता बनर्जी चिंता मत कीजिए, यहाँ 95 चुनाव 99 चुनाव हार चुके हैं और आप एक चुनाव में रो रही हैं, ये सही बात नहीं है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल फोन करते हैं जो ममता बनर्जी के लिए कह रहे थे कि चुनाव में प्रचार करने गए थे बाकायदा पश्चिम बंगाल, और वहां कह रहे थे कि जो एसआईआर में जिन लोगों ने नाम कटा है, जिनका नाम कटा है, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार हराएंगे। तो केजरीवाल आप तो मूर्खाधीश हैं,
जब जिन लोगों के नाम कट चुके हैं तो वो फिर किस तरह से वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के से बदला लेंगे, जरा आप बताइए। उसके बाद अखिलेश यादव हों चाहे तेजस्वी यादव का एक पोस्ट मैंने देखा आज कि 8 बजे से मतगणना शुरू, 10 बजे बहुमत आएंगे, 1 बजे तक ममता बनर्जी जीत जाएंगी, 4 बजे तक ये होगा, 6 बजे तक वो होगा, 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी इनको बधाई देंगे। मतलब ये हारे हुए लोग, जितने का नाम मैंने लिया सब हारे हुए लोग हैं और इन्हें पता ही नहीं है कि इनके पैरों से जमीन खिसक चुकी है। और मजे की बात तो ये इनको यकीन नहीं है। तो ये जब ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस के जितने भी गठबंधन वाले लोग हैं, जब सब एक एक करके इनको फोन किया तो इनको लगा कि मेरी स्थिति अभी भी स्ट्रांग है और उन्होंने कह दिया कि अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और मतलब कि दोनों ही चीज बोल रही है। उनसे पत्रकार पूछें कि क्या आप अपने विधानसभा में री इलेक्शन चाहते हैं, तो बोली नहीं री इलेक्शन हम नहीं चाहते हैं, विधानसभा में जाना नहीं चाहते हैं, रिजाइन देना नहीं चाहते हैं। तो मतलब कि ये क्या भारत का संविधान ममता बनर्जी आपके जो पिताजी ने लिखा है क्या? तो मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने कुछ मुद्दों के बारे में सोचा ही नहीं था कि अगर ये परिस्थिति आ जाए तो संविधान की में इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जब पिछले साल 2024 में लिकर स्कैम में वो जेल गया था और उसने इस्तीफा देने से मना कर दिया था, उसने जेल से सरकार चलाई और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इस चीज पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा तो कोई नियम लिखा ही नहीं गया है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है, ये तो नैतिकता की बात होती है। फिर वही अरविंद केजरीवाल से नैतिकता की बात करना ही बेमानी है। तो संविधान सभा के लोगों ने उस समय ये सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा निर्लज व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो जेल जाने पर भी इस्तीफा न दे। आप देखिए तमाम लोग, लालू प्रसाद यादव हों या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता हो, तमाम ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। आरोप लगने पर इस देश में लोगों ने इस्तीफा दिया है, सिर्फ आरोप लगने पर। और यहां तो लोग सजा हो जाता है, जेल चले जाते हैं, फिर भी तो जेल से सरकार चलाए हैं, सारी व्यवस्था ठप, प्रशासन ठप, कोई काम नहीं हो रहा है, अंदर मस्त अरविंद केजरीवाल दारू पी के पड़ा हुआ है। और ये दूसरी सिचुएशन अब आ रही है कि अगर ममता बनर्जी रिजाइन नहीं देती, इस्तीफा नहीं देती है, तो क्या हालात उत्पन्न हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी से इस बारे में पूछा जाता है दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी हाथ खड़ा कर देते हैं, कहते हैं इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दोस्तों अगर किसी भी चीज का कोई एग्जाम्पल होता है तो लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा घटना हुआ था, उनको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ऐसा घटना कभी हुआ ही नहीं है। तो ममता बनर्जी एक नया खेला खेल रही हैं। इसका जो पर्दा गिरेगा 7 तारीख को। 7 तारीख को पश्चिम बंगाल के इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब आप इस्तीफा दो या न दो, आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। समझ में आ रहे? मुख्यमंत्री अगर आप जाकर अपने मन से इस्तीफा दे देती हैं तो आपकी जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, बनी रहती है। आपको राज्यपाल कहता है कि अभी नई सरकार तक बनने तक आप इस पद को संभालिए, तो नए सरकार बनने तक आप ही मुख्यमंत्री रहती हैं। आप इस्तीफा नहीं भी देंगी ना, दे भी देती ना, तो भी नए सरकार के बनने तक आप ही मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन अब आप जब इस्तीफा देने की नहीं ही सोची हैं, तो इसके बारे में मैं टीवी पर देख रहा था, एक विधि के एक्सपर्ट थे, कानून के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक इनका कार्यकाल अलोकेटेड है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा ये स्वतः कुर्सी से हट जाएंगे, इन्हें इस्तीफा देने या न देने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो जैसे ही, तो मुझे नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं इन्हें सैक करने जा रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं, जितना ड्रामा अब तक की हैं, कल ही देखिए काउंटिंग के बाद बाहर निकल कर आई, कह रही हमको लात मारा है सीआरपीएफ वाले ने। दोस्तों मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि भारतीय सेना के, सीआरपीएफ के जो भी आदमी मैन इन यूनिफॉर्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो इस तरह की महिला के साथ कभी भी दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं।
और ममता बनर्जी हर चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा रही हैं और उनको धक्के मारकर निकाला गया है, लात मारा गया है। कम से कम इस पर एक कोर्ट में एप्लीकेशन ही दे देती, एक मेडिकल जांच करवा के पहुंच जाती कि हाँ हमको देखिए मारा है, चोट का निशान है, 1-2 लात अपने लोगों से ही खिलवा के चली जाती। कम से कम इनकी हाई तौबा तो होती, थूथू तो होती। लेकिन आप अपनी जितनी मर्जी चाह रही हैं कि हम शहीद बन जाएं, तो अब कोई उपाय नहीं है दोस्तों। ममता बनर्जी के पास अब कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। अब मतलब कि एक आदमी हारने पर उस जनादेश को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये हार जो है ना, अगर ममता बनर्जी हारती है ना, तो हार इतना आसान तो नहीं होगा। इस पर भी ममता बनर्जी जो है, मुझे लगता है पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को, पूरे के पूरे रिजल्ट को, मुझे लग रहा है कि कुछ दिन स्टडी करने के बाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पर वो चुनौती देगी और ये संघर्ष लंबा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं होने जाने वाला है। ममता बनर्जी कही है कि आई एम ए फ्री बर्ड, बिल्कुल रहिए। इंडिया अलायंस को वो मजबूत करेंगी, बहुत अच्छा कीजिए। जितने भी हारे हुए लोग हैं उनको इकट्ठा कीजिए, कोशिश कीजिए कि मोदी हो या अमित शाह हो, इनके खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनाइए। देश में मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग अगर अपने बेसिक में सुधार नहीं करेंगे तो कितना भी मजबूत अलायंस बना लीजिए, आप नहीं जीत सकते हैं। ये मेरा अंतिम ये वाक्य है, ठीक है ना। बेसिक, बैक टू योर बेसिक। अभी मैं एक मुफ्त सलाह अखिलेश यादव को यहां से दे देना चाहता हूं। अखिलेश यादव, अगर आप 2027 के चुनाव में बिना बेइज्जत होते हुए अगर हारना से बचना चाहते हैं तो अभी से ही कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन शुरू कर दीजिए। अभी से ही ज्ञानवापी के लिए आंदोलन शुरू कर दीजिए। अभी से ही राम मंदिर जाकर डेली माथा टेकना शुरू कर दीजिए। नहीं तो 2027 में डम 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 डमरू बाजेगा, कोई उपाय नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय, चलो रास्ता नापो। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ममता बनर्जी का ये स्टेप सही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी? क्या उन्होंने जनादेश को मानने से मना किया है? क्या ये सही स्टेप है? कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।